आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। ओके, लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी करा था? डब्ल्यूबीसीज के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ख़त्म करा था तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अपने ओ होते हैं बेसिकली दे आर यूनिवर्सल डोनर्स, लेकिन क्वेश्चन आता है कि ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो ऑप्शन दो तरीके आ सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन दे देगा ए बी ओ, इसमें पूछ लेगा यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कौन है। ठीक है, या ए बी के लिख देगा क्या, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, या ओ में दे देगा क्या, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब पूछेगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है या यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको हम समझेंगे आर एच ग्रुपिंग की हेल्प से। अब आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन आता है हमारे आरबीसीज की सरफेस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, आर एच एंटीजन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया अपना आर एच ग्रुपिंग। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि आर एच ग्रुपिंग में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था और वी कैन से किसने इसको डिस्कवर करा था। तो मैंने आपको बताया था कि लैंड स्टेनर का तो इसमें रोल था ही। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था वीनर। तो इन दोनों ने मिलके आर एच ग्रुपिंग को डिस्कवर करा। अब इसको आर एच ग्रुपिंग क्यों बोला गया, क्योंकि आर एच एंटीजन जो होता है ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, रजस मंकी के अंदर भी। ठीक है, इसलिए वहाँ से वर्ड लिया गया क्या, आर एच। ओके, और सिमिलर एंटीजन हमें देखने को मिलता है आरबीसी की सरफेस पे। तो 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आर एच पॉजिटिव अपना, या कह सकते हैं आर एच एंटीजन जो है अपना कितने परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। तो 80% इंडिविजुअल्स में देखने को मिल रहा है, और उन इंडिविजुअल्स को यहाँ पे क्या कह दिया है, आर एच पॉजिटिव, जिनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट है। जिनके अंदर एब्सेंट है उसको क्या कह दिया, आर एच नेगेटिव। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाली चीज़ है क्या, कि जब आर एच नेगेटिव पर्सन को हम एक्सपोज करते हैं टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, तो क्या होगा कि आर एच नेगेटिव पर्सन जो है वो फॉर्म करेगा क्या, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जब भी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है तो अपनी बॉडीज जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं क्या, एंटीबॉडीज। अब मान लो कि पर्सन यहाँ पे एक है ए, एक है बी। ठीक है, बी के पास प्रेजेंट है आर एच एंटीजन, तो आर एच पॉजिटिव, इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो जब इसके ब्लड सेल्स आएंगे हमारी बॉडी के अंदर तो एंटीजन को यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज करा जाएगा, फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब ये जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल है ये प्रोड्यूस क्या करेगा, एंटीबॉडीज। लेकिन वहीं पे अगर आप इस पर्सन का ब्लड इसके अंदर डालेंगे बी के अंदर, तो कोई एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर एच नेगेटिव के अंदर तो कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं तो हमें ये वाला फैक्टर भी देखने को पड़ता है, आर एच ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब बात आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे कि भाई ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से कौन सा अपना यूनिवर्सल डोनर हुआ। तो देखो ओ नेगेटिव के केस में क्या होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे आर एच एंटीजन है अपना एब्सेंट। तो अगर आप इसको किसी इंडिविजुअल में डालेंगे तो कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह का प्रोडक्शन नहीं होगा। हालांकि जब आप ओ पॉजिटिव को डालेंगे तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, और अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंटीजन है ये भी ए और बी की तरह आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं। ये हो गया अपना आर एच एंटीजन। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से कौन सा अपना यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ठीक है, अगर आप ए बी नेगेटिव में कोई पॉजिटिव ब्लड डालते हैं, आर एच पॉजिटिव ब्लड डालते हैं, तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं हुआ। लेकिन ए बी पॉजिटिव के अंदर आप चाहे नेगेटिव डालो तो नेगेटिव के पास तो एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव के साथ तो इसका एंटीजन मैच कर ही रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन ईजिली हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अपना जो आर एच नेगेटिव और वी कैन से ओ नेगेटिव जो होता है ये क्या है, ये है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और अपना ए बी पॉजिटिव जो होता है ये है बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एक और आने वाला है। इस कंडीशन का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इस केस में क्या होता है, मान लो अपनी मदर है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है। अब पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ए और बी को हम असाइन कर देते हैं मदर और फीटस वाले रोल से, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये हो गई मदर और यहाँ पे है इनका फीटस, ठीक है। तो मान लेते हैं अपनी जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव है, यानी कि इनके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। फीटस जो है वो अपना RH पॉजिटिव है। तो देखो अभी तो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा से सेपरेशन हो रखा है ब्लड का। लेकिन जब फीटस की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी जो फीटस का ब्लड होता है वो मदर के ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है। अब ये RH पॉजिटिव है, इसके पास एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। तो मदर की जो बॉडी होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर रहती हैं, क्योंकि देखो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन तो हुआ नहीं है तो ब्लड सेल्स तो डिस्ट्रॉय होंगे नहीं, ठीक है, वो तो थोड़ा सा ब्लड कॉन्टैक्ट में आया था तो इसलिए एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब मान लो कि सेम अपनी मदर फिर से बियर करती हैं क्या, RH पॉजिटिव फीटस। तो अब क्या होगा, देखो अब फिर से ब्लड सेपरेटेड है प्लासेंटा से, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो हो सकता है कि भाई मदर और फीटस में ब्लड का थोड़ा मिक्सिंग हो जाए या ट्रांसफ्यूजन हो जाए। तो उस केस में ये जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटर कर जाएंगी किसके सर्कुलेशन के अंदर, फीटस के सर्कुलेशन के अंदर, और वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगी क्या, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो अल्टीमेटली RBCs का जो नंबर होगा किसके अंदर, वो डिक्रीज कर जाएगा हमारे फीटस के अंदर, ठीक है। तो यही जो कंडीशन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको अगर आपको रीडिंग करना है तो यहाँ पे हम वो भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव फीटस के अंदर हमें ये वाला केस देखने को मिलता है। क्या है कि RH एंटीजन जो होता है फीटस का वो एक्सपोज्ड नहीं होता टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ब्लड सेपरेटेड हैं किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो पॉसिबिलिटी होती है एक्सपोजर की मेटरनल ब्लड के साथ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अब इस केस में क्या होगा कि अपनी जो मदर है वो प्रिपेयर कर लेंगे क्या, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, कोई सेकंड टाइम अपनी प्रेगनेंसी होती है सेम मदर के केस में, ठीक है, और वो फिर से बियर करती हैं क्या, RH पॉजिटिव फीटस। तो ये जो एंटीबॉडी होगी ये मदर से चली जाएगी किसके अंदर, फीटस के अंदर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर कैन लीक इनटू फीटस ब्लड, ठीक है। और कब होगा ये भी, ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमेशा ये एंटीबॉडीज चली जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटल RBCs को, जिसकी वजह से फीटस के अंदर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और एनीमिया हो गया यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो सब नहीं होगा और अल्टीमेटली फीटस जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आपको ये याद रखना है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर फीटस कैसा होता है और मदर कैसी होती है, ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। दूसरी बात, इस कंडीशन को कैसे क्योर किया जा सकता है, बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है इसके लिए। और क्या करते हैं हम उसको, anti-RH एंटीबॉडीज दे देते हैं मदर के अंदर, तो वो जो RH एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक जो है वो पूरा ख़त्म होता है। और अब अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि कोएगुलेशन होता क्या है। जब मान लो कभी आपकी जो फिंगर वगैरह है वो कट हो जाती है तो ब्लीडिंग जो है वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहती। थोड़ी टाइम बाद क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्लो रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो शो करता है या एग्जिबिट करता है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है। और वी कैन से जो अपना ब्लड होता है वो उस इंजरी साइट पे क्या बना देता है, क्लॉट बना देता है, ठीक है। और क्लॉट जो होता है बेसिकली वो किसका बना होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसको हम कहते हैं फिब्रिन्स, और ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है क्लॉट बनने का वो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार इसको साथ में रीड भी कर लेते हैं। देखो ब्लड जो होता है अपना एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, इंजरी और ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में। ये मैकेनिज्म क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है क्या, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है कि हमने ऑब्जर्व करा है क्या, एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम कहाँ पे, एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉट और कोएगुलम, जो किससे बनता है, फिब्रिन्स से बनता है। ठीक है, साथ ही साथ इन फिब्रिन्स के अंदर ट्रैप किया जाता है किसको, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से थे अपने, WBCs, RBC और साथ ही साथ प्लेटलेट्स। ओके, तो अब नीचे दे रखा है हमें पूरा मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ये देखो मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो जैसे ही अपना हमें इंजरी होती है या कट लगता है, तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एक सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये किसने रिलीज़ करा, प्लेटलेट्स ने। हमने देखा था कि प्लेटलेट्स का रोल जो होता है वो किस में होता है, कोएगुलेशन में होता है, तो यही उसका रोल है। इसने क्या रिलीज़ कर दिया, कोएगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स होते हैं इसका क्या फंक्शन है, ये एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, अब एक तो ये प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक तो ये सिक्रीट करते हैं कौन, प्लेटलेट्स, साथ ही साथ उस जगह पे जो टिश्यूज़ होते हैं जिनकी इंजरी होती है वो भी ये फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है अपना, इसकी हेल्प से बनता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस। अब थ्रोम्बोकाइनेस का क्या फंक्शन होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन जो होती है इनएक्टिवेट फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में, साथ ही साथ कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। तो देखो अब आपको ये वाला रिएक्शन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आयन का रोल अपने ब्लड क्लॉटिंग में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी यह मैकेनिज्म पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें थ्रोम्बिन मिल गया। अब हमने पढ़ा था अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फिब्रिनोजन। ओके, तो फिब्रिनोजन भी बेसिकली ये क्या होता है, सॉल्युबल फॉर्म होती है फाइबर्स की, या आप सिंपल इसको कह सकते हैं सॉल्युबल फाइबर्स हैं। तो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे भी कैल्शियम आयंस का रोल होता है। तो फिब्रिन जो है ये अपना इनसॉल्युबल फॉर्म है। अब क्योंकि ये प्लाज्मा से निकल के इनसॉल्युबल हो गए हैं, तो जो इंजरी वाली साइट होती है वहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो थ्रेड्स होते हैं फिर वो ट्रैप करते हैं इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, और वी कैन से प्लेटलेट्स वगैरह को, WBCs को, RBCs को, और वहाँ पे बन जाता है क्या, एक रेड स्कम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट, और जो ब्लीडिंग होती है वो हो जाती है स्टॉप। तो ये था अपना मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। अब देखो NCERT में कैसे दे रहा है कि फिब्रिन जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। ओके, और ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो है इसको कौन कन्वर्ट करता है, एंजाइम थ्रोम्बिन, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था। थ्रोम्बिन जो होती है अपनी इन टर्न किससे बनती है, फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस, इज रिक्वायर्ड फॉर अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और ये जो अपना एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये किससे बनता है, सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन। इन रिएक्शंस को जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैकेनिज्म था यहाँ पे उल्टा लिख रखा था बेसिकली, तो समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती, इसलिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जब इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, स्टिमुलेट करता है क्या, प्लेटलेट्स को और ब्लड को टू रिलीज सर्टन फैक्टर्स जो एक्टिवेट करते हैं इस मैकेनिज्म को, और फैक्टर कौन से हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। ठीक है, यही एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। अब सर्टन फैक्टर्स रिलीज बाय टिश्यू साइट्स कैन इनिशिएट कोएगुलेशन, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की ज़रूरत क्या है, लास्ट वाला पॉइंट, क्या कि कैल्शियम आयन जो होते हैं अपने, ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, और कहाँ कहाँ पे इनका रोल है, ये दोनों रिएक्शंस हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर आपको ये साथ में NCERT के अंदर नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग भी होता है कंप्लीट। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। तो अब यहाँ पे आता है अपना लिम्फ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लिम्फ है बेसिकली ये बनता कैसे है।
ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अपना एक डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था। होता क्या है, ये अपनी आर्टरीज है, ये आर्टरियल वाला पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी ये वेन है। तो जब आर्टरी से ब्लड या कैपिलरी से थ्रू ब्लड पास होता हुआ जाता है, तो अब देखो सेल्स वगैरह तो सब यहाँ पे चले जाते हैं, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल्स वाला पोर्शन होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। तो थोड़ा अमाउंट जो फ्लूइड होता है ब्लड से, वो कहाँ पे कर जाता है, एंटर इन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, ठीक है। कैपिलरीज से बेसिकली कह सकते हैं ऊज आउट करके या ड्यू टू प्रेशर निकल करके। अब इस फ्लूइड के अंदर जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं ब्लड की, वो नहीं होती, तो यहाँ पे लार्ज प्रोटीन्स नहीं होती हैं, ठीक है। प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी यहाँ पे नहीं होते, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ मिनरल आयंस जो अपने प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो वो इजिली डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो अगर हमें लिखना हो कि भाई अपना जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, ये अपना टिश्यू फ्लूइड और वी कैन से लिम्फ जो है, ये क्या होता है, अगर हम ब्लड में से क्या माइनस कर दें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स सॉरी माइनस प्रोटीन्स माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। अब जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड, अभी तो देखो इसको हम बार बार टिश्यू फ्लूइड पे फोकस कर रहे हैं, लिम्फ थोड़ा कम बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड जो है अपना, ये एंटर कर जाता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर, ठीक है। जैसे कि अपने ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं, ऐसे ही जो टिश्यू फ्लूइड को कैरी करती हैं उसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो जैसे ही लिम्फेटिक वेसल के अंदर ये टिश्यू फ्लूइड एंटर कर जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप टिश्यू फ्लूइड को भी लिम्फ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिम्फ अपना कैसे बना। अब आते हैं हम वापस एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, जैसे ही अपना ब्लड पास करता है थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यूज, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है अलॉन्ग विद वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव करता है किसके बीच में, स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और पीछे क्या छूट जाते हैं अपने, लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स, ओके। जो ये फ्लूइड रिलीज होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं इसको या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, सिंपल। अब हमने कहा था कि भैया यहाँ पे क्या है, लार्जर प्रोटीन्स नहीं है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नहीं है, लेकिन इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, प्लाज्मा का भी और लिम्फ का भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है कि इस फ्लूइड के फंक्शन क्या है। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हमेशा किसके बीच में, ब्लड के बीच में एंड सेल्स के बीच में अकर करता है थ्रू दिस फ्लूइड। अब होगा क्या, यहाँ पे वापस डायग्राम पे आओ, यहाँ पे ब्लड अपना मान लो लेके आ रहा है क्या, O2, तो यहाँ पे ब्लड O2 लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक सेल्स के पास O2 आ चुका है, अब यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, तो O2 क्या करेगा, इस ब्लड से डिफ्यूज़ करेगा यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज़ कर जाएगा किसके अंदर, सेल्स के अंदर। और ये सब किसकी वजह से होगा, ये होगा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और ये हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ा था कि अपनी जो गैसेज होती है मूव करती हैं कहाँ से, हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे। तो सेल्स जो होते हैं ड्यू टू दे परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए डिफ्यूजन टुवर्ड्स सेल होता है O2 का, और CO2 का होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो डिफ्यूजन हो गया किसका, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, सब किसके थ्रू होता है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होता है, ओके। अब आगे देखो, एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है किसका, वेसल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को और ड्रेन कर देता है बैक किसके अंदर, मेजर वेन्स के अंदर। कौन कौन सी वेन्स के अंदर ड्रेन करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपनी लेफ्ट एंड राइट सब क्लेवियन वेन, इनके अंदर ये ड्रेन आउट कर देता है, और अल्टीमेटली सब क्लेवियन वेन जो होती है अपनी, ये ओपन करती है किसमें, वेना कावा में, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट सब क्लेवियन वेन कौन सी होती हैं, जो रिसीव करती हैं ब्लड फ्रॉम लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो उसके अंदर ये अपना फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर देते हैं, फिर से जैसे अपना ब्लड प्योर होके वापस आता है सेल्स के पास, फिर से वहाँ से वाटर ऊज आउट करता है और फिर से नया प्योरीफाइड लिम्फ बनता है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, तो जो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ क्या है अपना, एक
कलरलेस फ्लूइड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब देखो इसका एक और फंक्शन आ गया, क्या कि लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का कैरियर हमें पता है, गैसेस भी एक्सचेंज करवाता है, साथ ही साथ हार्मोन्स का भी एक्सचेंज करवाता है, कैरियर होता है। फैट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, इन लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वेलाई। अब होता है क्या, देखो लैक्टील्स से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लैक्टील्स बेसिकली क्या, मान लो कि ये अपने लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसकी कैपिलरीज, जैसे ब्लड की कैपिलरीज होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज जब प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय वाले पोर्शन में, क्योंकि वहीं पे फैट का अब्जॉर्प्शन होता है। तो विलाय वाले पोर्शन में ये क्या करती हैं, जब फैट अपना बेसिकली कह सकते हैं डिफ्यूज करते हैं किसके अंदर, विलाय के अंदर, तो वहाँ से ये एंटर करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टील्स कहते हैं। क्योंकि फैट जो है अपना वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि किसके थ्रू होता है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे अपना होता है लिम्फ कंप्लीट। देखो लिम्फ के ऊपर बेसिकली कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, एग्जाम में सिंपल सा इक्वेशन बना के दे देंगे कि भाई लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने आपको पीछे दिखाई थी, ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन्स माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज इक्वल टू लिम्फ, ठीक है। या लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या लिम्फ का जो ऐसी कौन सा चीज़ होती है लिम्फ के अंदर जो सेम होती है प्लाज्मा की तरह, तो मिनरल आयन की कंसंट्रेशन। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में, कि बेसिकली अब जो सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। और फिर अपना आता है एक सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, फिर उसके बारे में देखेंगे हम हार्ट का स्ट्रक्चर, फिर कैसे होता है अपना कार्डियक साइकिल वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।